हाय फ्रेंड्स, मैं गीत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हॉलीवुड इन हिंदी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीरीज द विचर के सेकंड एपिसोड 4 मार्क्स को एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड में हमें 3 डिफरेंट टाइमलाइन दिखाई गई हैं। पहली जो सीरी के साथ हो रहा है वो प्रेजेंट में है। गैरल्ट के साथ जो हो रहा है वो 20 साल पहले की टाइमलाइन है और हमारी एक और मेन कैरेक्टर येनिफर की टाइमलाइन गैरल्ट की टाइमलाइन से 30 साल पहले यानी प्रेजेंट से 50 साल पहले की है। ये तीनों टाइमलाइंस सीजन के एंड तक आते आते एक दूसरे से इंक्लाइंड होंगी। सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज। कहानी शुरू होती है और हमें एक छोटा सा गांव वेनगिबर दिखाया जाता है, जहां एक यंग कपल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि उन्हें रियलाइज़ होता है कि वहाँ उनके अलावा कोई और भी है। यहाँ होती है येनिफर। येनिफर की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है और उसके बैक पर एक हम्प भी होता है। वो इस कपल को छुपकर देख रही होती है, जिससे इस कपल को गुस्सा आता है और वो उसे परेशान करते हैं और बहुत भला बुरा भी बोलते हैं। तभी येनिफर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। टेलीपोर्ट होने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाना। ये एक मैजिकल पावर जैसा होता है। येनिफर टेलीपोर्ट होकर एरेटोजा नाम की जगह पर आ जाती है। येनिफर को खुद भी नहीं पता होता कि उसके पास ऐसी कोई पावर है और ना ही उसे ये पता होता है कि वो कहाँ पहुंची है। एरेटोजा एक स्कूल है जहाँ जादू सिखाया जाता है। यहाँ पर येनिफर की मुलाकात एस्ट्रिड नाम के एक आदमी से होती है। अब ये सोचा जा सकता है कि येनिफर टेलीपोर्ट होकर एरेटोजा ही क्यों पहुंची, जिसका क्लियर जवाब ना तो बुक में दिया गया है और ना ही सीरीज में। बस ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्योंकि येनिफर के अंदर कुछ पावर्स हैं और एरेटोजा एक मैजिक सिखाने वाला स्कूल है, तो येनिफर की नियति हो सकती है। एस्ट्रिड इस बात से हैरान होता है कि येनिफर ने अनजाने में एरेटोजा में टेलीपोर्ट कर लिया। वो येनिफर को ये भी बताता है कि उसे टेलीपोर्ट करके अनजाने में एक पाथ बनाया है जिससे वो उसे ढूंढ लेगी। वो का मतलब है टिसाया डिवेरस, जो एरेटोजा में प्रिंसिपल जैसी है। फिर एस्ट्रिड येनिफर को वापस उसके घर भेजने के लिए एक अनट्रेसेबल पोर्टल बनाता है और वो अपने घर पहुंच जाती है। हम येनिफर को वेनगबर्ग में पिग्स के साथ काम करते देखते हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है जो येनिफर के पिता से पिग्स के दाम पूछती है। वो बताते हैं कि एक पिग का 10 मार्क्स। फिर वो येनिफर की तरफ इशारा करके पूछती है, इस जानवर की क्या कीमत है? जिस पर उसके पिता कहते हैं 4 मार्क्स। जिसे सुन येनिफर को बहुत धक्का लगता है कि उसके पिता उसे एक जानवर से भी कम वैल्यू का समझते हैं। वो औरत और कोई नहीं बल्कि टिसाया डिवेरस होती है, जो येनिफर को अपने साथ एट्रोजा ले आती है। येनिफर को एक रूम दिया जाता है जहाँ येनिफर अपने आप को एक आईने में देखती है। वो बहुत रोती है क्योंकि उसके अपने पिता ने उसे एक जानवर की कीमत से भी कम का आका। वो सोचती है कि उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, ना ही उसे कोई प्यार कर सकता है। उसे अपनी शक्ल से नफरत हो जाती है। वो उस आईने को तोड़ देती है और उसके टुकड़े से अपने हाथों की नसों को काट लेती है। अब हम सीरी को देखते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छुपी होती है। वो कीचड़ का इस्तेमाल कर अपने बालों का रंग काला कर रही होती है और साथ ही उसे एक बेरीज का पौधा दिखता है जिसे वो तोड़कर खाने ही वाली होती है कि तभी एक लड़का वहाँ आता है और उसे इशारों में कहता है कि ये बेरीज जहरीली हैं। उस लड़के के पास एक मरा हुआ चूहा होता है जो वो सीरी को ऑफर करता है, पर सीरी कहती है कि वो ये चूहा नहीं खा सकती। वो दोनों साथ में बैठते हैं और सीरी उस लड़के से बात करने की कोशिश करती है, बट वो लड़का कुछ बोलता नहीं। तब सीरी कहती है कि उसने 3 दिनों से किसी से बात नहीं की है। वो उसे ये भी बताती है कि वो किसी को ढूंढ रही है और उसके पीछे कुछ लोग भी पड़े हैं। बेसिकली सीरी गेराल्ट को ढूंढ रही होती है और उसके पीछे निल्फगार्ड के सैनिक पड़े होते हैं। ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो सीरी देखती है कि उस लड़के को ठंड लग रही है। वो उसे अपना एक दस्ताना दे देती है। थोड़ी देर में सीरी को सिंट्रा का झंडा दिखता है तो वो उस तरफ जाती है, लेकिन वो लड़का उसके साथ नहीं जाता।
अब गेराल्ट की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहां हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है जेस्कियर से। ये एक आर्टिस्ट है जो कविताएं और गाने लिखता है और गाता भी है। वो एक बार में बैठा अपना गाना गा रहा होता है और लोग उसे पसंद नहीं कर रहे होते। यहाँ हमें गेराल्ट भी बैठा दिखता है। जेस्कियर गेराल्ट के पास आता है और कहता है, तुम बताओ मेरा गाना कैसा लगा। जिस पर गेराल्ट कहता है कि तुम्हारे गानों में तुम जिस मॉन्स्टर्स का जिक्र करते हो वो असल में नहीं होते। इस पर जेस्कियर कहता है, तुम्हें कैसे पता। फिर गेराल्ट को ठीक से देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये एक विचर है और वो जोर से गेराल्ट का नाम बोलता है, गेराल्ट ऑफ रिविया, जिसे वहाँ मौजूद लोग गेराल्ट को पहचानते हैं। उनमें से एक गेराल्ट को एक ऑफर देता है जिसमें उसे एक मॉन्स्टर को मारना होगा जो उन लोगों का अनाज चुराता है। गेराल्ट इस ऑफर के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि एज अ विचर यही उसका काम है और वो मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसमें उसके साथ जेस्कियर भी होता है। गेराल्ट को ये बात अच्छी तो नहीं लगती कि जेस्कियर उसके साथ आ रहा है, बट वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। जेस्कियर कहता है कि माना उसके गानों में जो मॉन्स्टर्स हैं वो असली नहीं हैं, बट अगर वो गेराल्ट के साथ रहकर असली फाइट्स देखेगा तो उसे इंस्पिरेशन मिलेगी और वो कुछ अच्छा लिख पाएगा। और आगे जेस्कियर गेराल्ट को कहता है कि तुम मेरे लिखे गानों से पॉपुलर हो सकते हो। और बातों ही बातों में वो गेराल्ट को बुचर ऑफ ब्लाविकन यानी कसाई बोल देता है, जिस पर गेराल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो जेस्कियर को एक मुक्का मारता है। नेक्स्ट हमें एरिट्यूजा दिखाया जाता है। यहाँ येनिफर अभी भी जिंदा है जिसे टसाया ने अपनी पावर से बचा लिया। इसके बाद येनिफर एक क्लासरूम में आती है। यहाँ और भी लड़कियाँ होती हैं। यहाँ टसाया बताती है कि केओस मतलब अराजकता कितनी खतरनाक होती है, बट अगर आप उसे कंट्रोल कर लो तो वो जादू में बदल जाती है। जिस तरह से येनिफर ने अनजाने में जादू किया और टसाया उसे ट्रैक कर कर यहाँ ले आई, उसी तरह से बाकी लड़कियों के साथ भी हुआ। ये सब लड़कियां अपनी छुपी हुई पावर पर कंट्रोल करना इसी स्कूल में सीखने के लिए रेडी हैं। टसाया उन्हें कहती है कि अगर वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। वो अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल सकती हैं। इसके बाद उन लोगों का पहला टास्क शुरू होता है जिसमें उन्हें पत्थर को हवा में फ्लोट करना होता है। सबसे पहला अटेम्प्ट फ्रिंजला करती है और वो पत्थर हवा में फ्लोट होता है, पर फ्रिंजला का हाथ खराब हो जाता है, जिस पर टसाया कहती है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है और जादू करने की कीमत होती है। वो अपने पास रखा हुआ फूल एक हाथ में उठाती है और पत्थर को हवा में फ्लोट करती है और हम देख पाते हैं कि जैसे ही पत्थर हवा में फ्लोट होता है वैसे ही उसके हाथ में पकड़े हुए फूल मुरझाने लगते हैं। येनिफर भी ये करने की कोशिश करती है पर उसे हो नहीं पाता। तब टसाया कहती है कि अभी येनिफर कमज़ोर है क्योंकि उसका काफ़ी खून बहा है, उसे ये सब सीखने में वक्त लगेगा। येनिफर काफ़ी अपसेट हो जाती है और एस्ट्रेड के पास आती है। एस्ट्रेड वही है जिसने येनिफर की वापस घर जाने में मदद की थी। येनिफर इस बार एस्ट्रेड को अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है और दोनों मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट हमें सीडी को दिखाया जाता है जो एक रिफ्यूजी कैंप में आती है जहाँ खाने के लिए लाइन लगी हुई थी। सीडी लाइन से आगे जाकर खाना लेने की कोशिश करती है पर एक औरत उस पर चिल्ला देती है। देखती है कि उसकी नानी माँ को लोग भला बुरा बोल रहे हैं। तभी सीडी को एक लड़का मिलता है जो उसे अपने फैमिली टेंट में लेकर जाता है जहाँ उस लड़की की माँ होती है जो सीडी का वेलकम करती है। बट सीडी नोटिस करती है कि वो औरत अपने यहाँ काम करने वाले एक बोने आदमी को बहुत बुरा ट्रीट कर रही है और उसकी नानी माँ को भी बहुत भला बुरा बोल रही है। सीडी कभी भी महल के बाहर नहीं गई, उसे बहुत प्रोटेक्शन में रखा गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि रॉयल फैमिली के बारे में लोग क्या सोचते हैं। अब हमें गैरल्ट को दिखाया जाता है जिसके साथ जेस्कियर है। जेस्कियर गैरल्ट को कहता है कि उसकी इमेज बहुत ख़राब है, वो कुछ अच्छा भी करता है तो लोग उसे बुरा ही समझते हैं, स्पेशली जब से ब्लाविकन में उसने लोगों को मारा है। एक्चुअली उस इंसिडेंट के बाद से गैरल्ट को बुचर ऑफ ब्लाविकन कहा जाने लगा। जेस्कियर गैरल्ट को कहता है कि वो गैरल्ट पर एक गाना लिखेगा जिसमें लोगों को गैरल्ट के बारे में अच्छी चीज़ों का पता लगे। इसके बाद वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम डॉल ब्लथाना मीन्स वैली ऑफ द फ्लावर्स होता है।
जेस्कियर गैरल्ट को बताता है कि पहले यहाँ एल्व्स रहा करते थे, पर फिर उन्होंने ये जगह इंसानों को दे दी और खुद अपने सोने के महलों में जाकर रहने लगे। तभी उन्हें एक क्रीचर मिलता है। जेस्कियर को लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है, बट गैरल्ट कहता है कि ये सैल्वन है। ये बहुत कम पाए जाते हैं और हाफ ह्यूमन हाफ गोट है और ये एक इंटेलिजेंट क्रीचर है। वो क्रीचर गैरल्ट को अपना नाम टॉर्क बताता है। गैरल्ट उसको मारता नहीं, ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं होता। वो उसे जानकारी ले ही रहा होता है कि कोई पीछे से आके गैरल्ट को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम एरिटोसा पहुंचते हैं, जहां टेसाया स्टूडेंट्स को माइंड रीडिंग के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि उन्हें सामने वाले की आंखों में देखकर उसके डर को समझना होगा। येनिफर ये भी नहीं कर पा रही होती। काफ़ी देर बाद भी उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। जब टेसाया उससे पूछती है तो वो उसे झूठ बता देती है, जिसके बाद टेसाया कहती है कि तुमने अपना पहला टेस्ट यानी पत्थर को हवा में उठाना, उसके लिए तुमने 2 हफ्ते लिए। तुम पानी को मोड़ नहीं सकते। तुम्हें छोटे टास्क करने में इतनी प्रॉब्लम होती है और अब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। इसके बाद वो पूरी क्लास के सामने येनिफर का डर सांप के सामने रखते हुए बोलती है कि तुम्हें डर है कि अगर तुम खूबसूरत भी दिखोगी तब भी तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। और असल में येनिफर का यही डर होता है, क्योंकि वो जहाँ पैदा हुई वहाँ उसे कोई प्यार नहीं करता था। उसके पिता ने उसे एक जानवर से भी कम कीमत पर बेच दिया। येनिफर फिर एस्ट्रिड के पास जाती है। यहाँ वो येनिफर को उसका माइंड रीड करने को बोलता है, जहाँ येनिफर इजीली ये कर पाती है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि येनिफर एस्ट्रिड पर ट्रस्ट करती है और कॉन्फिडेंट है। बेसिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। नेक्स्ट हम सबको एक जगह जिसका नाम टॉरलारा होता है वहाँ देखते हैं, जहाँ इन्हें कड़कती बिजली को बॉटल में भरना होता है। इस जगह अराजकता बहुत पावरफुल होती है और टॉरलारा में सब लोग नहीं जा सकते। यहाँ सिर्फ ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स ही आ सकते हैं। ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स दुनिया में जादूगरों की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके आगे एपिसोड्स में हमें दिखाया जाएगा। इसके बाद इन लोगों का टास्क शुरू होता है, जहाँ पहली 3 लड़कियाँ नाकामयाब हो जाती हैं और फिर बारी आती है येनिफर की। जब येनिफर ये टास्क करती है तो बिजली उसके सीने में आकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। इसके बाद बारी आती है सब्रीना की, जो ये टास्क कर पाती है, जिसे देख येनिफर को इतना गुस्सा आता है कि वो कड़कती बिजली को टेसाया की तरफ फेंकती है। हालांकि टेसाया इससे बच जाती है और बिजली को कंट्रोल कर कर उसे वहाँ से आसमान की तरफ भेज देती है। फिर वो सबको जाने के लिए कहती है और येनिफर को रोकती है और उसे समझाते हुए कहती है कि बहुत सी जादूगरनियाँ अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाती हैं, जैसे कि सब्रीना, बट हम जैसी जादूगरनियों को ये सब सीखना पड़ता है। हमें फिर से जेस्कियर और गेराल्ड को दिखाया जाता है, जिन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। उन्हें एल्व्स बंदी बनाकर अपनी केव्स में ले आते हैं। एल्व्स किसी गोल्डन पैलेस में नहीं बल्कि केव्स में रहते हैं, जहां उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। वहां एल्व्स का राजा फिलिवेंट्रल आता है और गेराल्ड से बात करता है, जिससे गेराल्ड को पता लगता है कि टॉर्क एल्व्स के लिए खाना चुराता है और वो उन्हीं के साथ रहता है। जेस्कियर ने कहा था कि एल्व्स अपने आप ही उस ज़मीन को छोड़कर अपने सोने के महल में रहने गए हैं, बट यहाँ ना तो सोने का महल है और ना ही उनके लिए खाना। टॉल प्लथाना को छोड़ने के लिए इंसानों ने ही एल्व्स को मजबूर किया। जब एल्व्स ने वहाँ से जाने से मना किया तो इंसानों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे ग्रेट क्लेंजिंग का नाम दिया। बचे हुए एल्व्स जान बचाकर गुफाओं में आ गए। फिलिवेंट्रल कहता है कि हम इंसानों को ये पता नहीं लगने दे सकते कि टॉर्क एल्व्स के लिए खाना चुराता है, वरना वो फिर से एल्व्स पर अटैक करेंगे। इसलिए उन्हें गेराल्ड और जेस्कियर को मार डालना होगा। गेराल्ड कहता है कि तुम इस जगह को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते, जिस पर फिलिवेंट्रल राजी नहीं होता और अपनी तलवार निकालता है, जिस पर टॉर्क उसे रोकता है और कहता है कि गेराल्ड चाहता तो उसे मार सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। गेराल्ड इंसानों की तरह दिखता ज़रूर है, पर वो हम में से ही एक है, जो सही भी है, क्योंकि गेराल्ड को बाकी दुनिया इमोशनलेस मॉन्स्टर ही मानती है। इसके बाद हम एरिटोसा पहुंचते हैं,
जहाँ येनिफर को एस्ट्रिड के साथ दिखाया जाता है। यहाँ येनिफर एस्ट्रिड से कहती है कि टेसाया को उन दोनों के बारे में पता चल गया है और वो उसे घर भेज देगी, जिस पर एस्ट्रिड कहता है कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। और येनिफर कहती है, पर कैसे? क्या उसी पोर्टल के ज़रिए? जिस पर पहले तो एस्ट्रिड हिचकता है, पर फिर येनिफर को वो जादू कर कर दिखाता है। वो ये भी बताता है कि ये बहुत पुराना जादू है, मतलब कि ये एक एल्विश मैजिक है, ये तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। एस्ट्रिड बताता है कि ये एल्व्स ही थे जिन्होंने इंसानों को जादू करना सिखाया, और जब इंसान जादू करना सीख गए तब उन्होंने एल्व्स को मारना शुरू कर दिया। एरेटूजा को भी एल्व्स ने ही बनाया था। जो बड़े जादूगर बन गए वो एल्व्स का नामो निशान इस दुनिया से मिटाना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि उन्हें ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाए। इसके बाद एस्ट्रिड अपने पास से एक फूल निकाल कर येनिफर को देता है। इस फूल का नाम फेनेविड होता है और ये वहीं उगता है जहाँ एल्डर्स ब्लड गिरा हो। एल्डर ब्लड के बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। इस फूल का इस्तेमाल करके येनिफर एक पोर्टल क्रिएट करती है, जिसे देख एस्ट्रिड चौंक जाता है, क्योंकि येनिफर ने ये बहुत जल्दी बना लिया होता है। फिर येनिफर एस्ट्रिड को बताती है कि उसके असली पिता हाफ एल्व्स थे और इंसानों ने उन्हें भी मार डाला, इसलिए उसकी बॉडी में एल्विश ब्लड है, जिसकी वजह से वो जादू कर पाती है। येनिफर का मानना है कि इसी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, क्योंकि वो शापित है, इसीलिए कभी कोई उससे प्यार नहीं करेगा। ये सुनकर एस्ट्रिड येनिफर को कहता है कि वो उससे प्यार करता है, वो जैसी भी है उसे पसंद है, एंड बोथ किस्ड हियर। इसके बाद हम येनिफर को टेसाया के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि एस्ट्रिड के करीब जाना उसका एक टेस्ट था जिसमें वो पास हो चुकी है। यहाँ पहली बार टेसाया येनिफर को इज्जत से देखती है और दूसरी तरफ हम एस्ट्रिड को देखते हैं, जिसे भी येनिफर के करीब जाने के लिए यंग स्ट्रेगोर ने कहा था, मतलब दोनों को अपना अपना टेस्ट देना था। यहाँ एस्ट्रिड यंग स्ट्रेगोर को येनिफर के बारे में बताते हुए बोलता है कि उसकी रगों में एल्विश ब्लड है। हमने फर्स्ट एपिसोड में जब स्ट्रेगोर को देखा था तब वो गेराल्ट की टाइमलाइन में था, जहाँ उसकी उम्र ज़्यादा थी, बट यहाँ वो यंग दिखता है क्योंकि ये येनिफर की टाइमलाइन है, जो गेराल्ट की टाइमलाइन से 30 साल पहले चल रही है। इसके बाद हम सीरी की टाइमलाइन में आते हैं, जहाँ उस कैंप में जहाँ सीरी रह रही थी, नल्फगार्ड की आर्मी हमला कर देती है और लोगों को मारना शुरू कर देती है। तभी मौका देख वो बोना, जो उस परिवार के लिए काम कर रहा था जिन्होंने सीरी की मदद की थी, उस औरत को मार डालता है क्योंकि वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती थी। सीरी ये सब देख वहाँ से भागती है। तभी उसे वही लड़का जो उसे जंगल में मिला था दोबारा मिलता है और दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़का एक एल्फ है और उसका नाम डारा है, जो बोल सकता है। वापस पहुँचते हैं एरेटूजा, जहाँ येनिफर को लगता है कि वो अपने टेस्ट में फेल हो चुकी है और उसे अब जादू नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स को जादू के लिए ले जाया गया होता है। वो फेनेविड का इस्तेमाल करके पोर्टल बनाती है और वहीं पहुंचती है जहां सब होते हैं और चुप कर देख रही होती है कि बाकी स्टूडेंट्स को टेसाया ने ईल में बदल दिया है। टेसाया को पता है कि येनिफर उसे देख रही है, तो वो उसे बुलाती है और कहती है कि वो उन ईल्स को पानी में फेंक दे। टेसाया ने उन्हें ईल में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि वो अपने टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। ऐसा करने से उन स्टूडेंट्स की पावर बिल्डिंग में ही फ्लोट करती रहेगी और यहाँ के जादूगरों को मदद होगी। येनिफर उन ईल को पानी में फेंक देती है और ऐसा करते ही एरेटूजा की बिल्डिंग चमक जाती है। एपिसोड के एंड में हम गैरल्ट और जेस्कियर को देखते हैं, जिन्हें एल्फ्स ने छोड़ दिया है। यहाँ जेस्कियर गैरल्ट पे एक गाना गाता है जिसमें वो कहता है कि विचर ने एल्फ्स को मारा और हीरोइक चीज़ें की। ये सुनकर गैरल्ट बोलता है कि तुम तो रिस्पेक्ट दिलाने की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? जिस पर जेस्कियर कहता है कि रिस्पेक्ट से हिस्ट्री नहीं बनती, मतलब कि ट्रू स्टोरी से लोगों का परसेप्शन गैरल्ट के बारे में चेंज नहीं होगा, लोग उसे एक मॉन्स्टर ही समझते रहेंगे। तो वो ऐसा गाना बना रहा है जिसे सुनकर लोगों को मज़ा आए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू सपोर्ट द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।